हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। सी प्लस प्लस का ये सेकेंड एमसीक्यू है। इसमें भी आपको 25 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड लो टू मॉडरेट होगा, मतलब इजी टू मॉडरेट होगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसके बाद मैं साथ में ही डीबीएमएस का भी एमसीक्यू शुरू कर रहा हूँ, और डीबीएमएस का भी एमसीक्यू आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। और आप लोग कहिएगा तो डीबीएमएस का मैं ट्यूटोरियल वीडियो सीरीज भी लाना शुरू कर दूंगा। आप लोग का जैसे कमेंट होगा उस तरह से मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोला कि एड्रेस ऑपरेटर क्या है। तो एड्रेस ऑपरेटर, ये जो एंड सिंबल होता है ना, इसे हम लोग एड्रेस ऑपरेटर बुलाते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे लिख रहा है कि एक्चुअल पैरामीटर किसे बोलते हैं। देखिए, एक्चुअल पैरामीटर फॉर्मल पैरामीटर, जब आप फंक्शन पढ़िएगा ना उसमें ये कंसेप्ट देखने को मिलता है। ठीक है। तो पैरामीटर विथ विच फंक्शन आर कॉल्ड, ए नंबर जो क्वेश्चन है, ए नंबर जो ऑप्शन है ये सही होगा। पैरामीटर्स विथ विच फंक्शन आर कॉल्ड, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो उस समय जो पास करते हैं ना वैल्यू के तौर पे या वेरिएबल के तौर पे, उसे ही हम लोग बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर। और जो आप फंक्शन डिफाइन किए रहते हैं वहाँ पे जो रिसीव करने के लिए होता है उसको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। करें कि विच फंक्शन इज यूज टू रीड सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द कंसोल। तो ए इसका सही आंसर होगा। गेट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और गेट फंक्शन को सी इन ऑब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है। 4 नंबर पे आते हैं। व्हाट आर द स्केप सीक्वेंस। स्केप सीक्वेंस बहुत सारा, जैसे स्लैश एन है, स्लैश टी है, स्लैश आर है, स्लैश ए है, ये सब क्या है, स्पेशल, मतलब ये सब एक तरह से स्केप सीक्वेंस के तौर पे यूज करते हैं कुछ स्पेशल काम करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सेट ऑफ कैरेक्टर्स दैट कॉन्वे स्पेशल मीनिंग इन ए प्रोग्राम। एक स्पेशल मीनिंग कॉन्वे करता है, मतलब एक स्पेशल मीनिंग रखता है वो। 5वां पे आते हैं, काफी इजी सा है। इंसर्शन ऑपरेटर किसे बोलते हैं। इंसर्शन ऑपरेटर या पुट टू ऑपरेटर, तो ये ए नंबर है, इसे इंसर्शन ऑपरेटर बोलते हैं। और जो दूसरा वाला है इसे बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। सही हो गया ए ऑप्शन। 6 पे आते हैं। ए लैंग्वेज विच हैज द कैपेबिलिटी टू जनरेट न्यू डाटा टाइप। कोई ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो नया डाटा टाइप जनरेट करने का कैपेबिलिटी रखता है, तो उसे बोलते हैं एक्सटेंसिबल। 7वां, व्हाट डज पॉलीमॉर्फिज्म इन ओप्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब है। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पे ओवरराइडिंग नहीं होगा, ओवरलोडिंग हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ अलाउइंग ओवरलोडिंग, इसको ओवरलोडिंग कर लीजिएगा। ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है, तो वहां पे पॉलीमॉर्फिज्म ही होता है। 8वां, ये भी इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ऑप्शन समझ में नहीं आ सकता है, तो इसे हम एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे लिख रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस, देखिए इनहेरिटेंस जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक बेस क्लास को अगर ड्राइव एक ही ड्राइव क्लास इनहेरिट करता है तो इसे बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। लेकिन जब दो बेस क्लास को एक ही ड्राइव क्लास इनहेरिट करता है तो इसे हम बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो देखिए सी बी, ए और बी दोनों को इनहेरिट कर रहा है, इसका मतलब बता रहा है कि ए और बी दोनों को सी इनहेरिट कर रहा है। तो इससे समझ लीजिए ए ये है, बी ये है, सी, तो ये किस तरह का है, मल्टीपल है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 9 नंबर में एक छोटा सा प्रोग्राम है, आपको इसमें बताना है कि क्या इसका फीचर है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ ओप्स इज नॉट यूज्ड। इस प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कौन सा फीचर इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो देखिए, जो भी फीचर एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म का अगर कंसेप्ट क्लियर है तो इसका आप आंसर दे पाइएगा। सबसे पहले हम कुछ ट्रिक बताते हैं, उस ट्रिक को फॉलो कीजिए, आप आंसर तक पहुंच जाइएगा। कहीं अगर क्लास दिखे आपको, एक भी अगर क्लास बना हुआ है, तो इससे ये क्लियर हो जा रहा है कि एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन दोनों का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। अब अगर दो को क्लास बना दिखे आपको, और दूसरा क्लास पहला क्लास को अगर इनहेरिट करता हुआ दिखे, कोलोन यहाँ पे सिंबल होगा, और कोलोन सिंबल के साथ अगर इस तरह से लिखे हैं तो इसका मतलब क्लास बी जो है, क्लास ए को इनहेरिट कर रहा है, तो इनहेरिटेंस भी आ गया। पॉलीमॉर्फिज्म कहीं देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म आपको तभी देखने को मिलेगा जब फंक्शन ओवरलोडिंग हो तो। ठीक है।
अब हम आते हैं 10 नंबर पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का टाइप, फ्रेंड कंस्ट्रक्टर कुछ नहीं होता है, बाकी ये तीनों कंस्ट्रक्टर होता है। 11 नंबर क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट ए मेंबर ऑफ द क्लास। क्लास का मेंबर कौन नहीं है? देखिए फ्रेंड फंक्शन क्लास का मेंबर नहीं होता है, ठीक है। फ्रेंड फंक्शन जो होता है वो बाहर रहता है, इसीलिए तो उसको फ्रेंड फंक्शन बोलते हैं। आपके क्लास से उसका फ्रेंडशिप हो जाता है बस, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। 12 नंबर, व्हाट इज द अदर नेम यूज फॉर फंक्शन इनसाइड ए क्लास। क्लास के अंदर कोई फंक्शन है तो उसे हम लोग बोलते हैं मेंबर फंक्शन। सही आंसर हो जाएगा बी। 13, हाउ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म आर इम्प्लीमेंटेड। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, आप वर्चुअल फंक्शन बना के ही रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन जब वर्चुअल फंक्शन बनाइएगा तो देखिएगा वो इनहेरिटेंस में ही देखने को मिलता है, तो इसका मतलब डी इसका सही आंसर हो जाएगा, इनहेरिटेंस एंड वर्चुअल फंक्शन। 14 नंबर पे आता है, करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द ओवरलोडिंग ऑफ फंक्शन। एडहॉक पॉलीमॉर्फिज्म, उसे एडहॉक पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। जो ओवरलोडिंग का कंसेप्ट दिखता है ना, तो वहां पे जो पॉलीमॉर्फिज्म आपको देखने को मिलता है वो एडहॉक पॉलीमॉर्फिज्म होता है। 15 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है कि सी आउट जो हम लोग यूज करते हैं, तो कह रहा है विच ऑपरेटर इज ओवरलोडेड फॉर ए सी आउट। तो देखते हैं सी आउट के साथ अक्सर आप इंसर्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इंसर्शन ऑपरेटर आपका ये है, तो ये तो आसान है कि यहाँ पे नाम नहीं है, सिंबल है, तो पहचान में आ जाएगा। 16 नंबर, वर्चुअल इनहेरिटेंस। देखिए वर्चुअल इनहेरिटेंस, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा सही, सी प्लस प्लस टेक्निक टू एवॉइड मल्टीपल कॉपीज ऑफ द बेस क्लास इनटू ड्राइव क्लास। देखिए वर्चुअल इनहेरिटेंस आपको देखने को मिलेगा वहां पे, जैसे कि एक कंसेप्ट आता है सी प्लस प्लस में, जब आप इनहेरिटेंस पढ़िएगा तो एक मल्टीपाथ इनहेरिटेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक अगर इनहेरिटेंस की हम बात करें, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, तो ये तो कहलाएगा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। लेकिन जब अब बी को इनहेरिट कर ले डी और सी को भी इनहेरिट कर ले डी, तो इस सूरत में ये हो जाएगा मल्टी पाथ इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे देखने को ऐसा मिलेगा कि अगर इसमें कोई ए, ये जो ए क्लास है इसमें कोई मेंबर है ए, तो इसका कॉपी एक इसमें भी जाएगा और एक इसमें भी जाएगा, और उस सूरत में देखा जाए तो इसमें दो कॉपी चला जाएगा ए का, तो ये गलत है। तो इसी को अवॉइड करने के लिए, उसका मल्टीपल कॉपी नहीं चला जाए, इसी को अवॉइड करने के लिए वर्चुअल इनहेरिटेंस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो वर्चुअल कीवर्ड लगा के इनहेरिटेंस कर लीजिएगा, तो फिर इसका एक तरह से इसको हम लोग रोक पाते हैं। चलिए आगे हम लोग 17 पे, यहाँ पे आपको आउटपुट दिखाना है कि आउटपुट एक्चुअल में होगा क्या। देखिए ये क्लास है जिसका नाम है ए, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर में बस एक मैसेज है, ठीक है, एक मैसेज सी आउट लगा के एक मैसेज दिया गया कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, और यहाँ पे देखिए डिस्ट्रक्टर है, ठीक है, और इसके अंदर भी एक मैसेज प्रिंट किया जा रहा है डिस्ट्रक्टर कॉल्ड। अब आज ये मेन फंक्शन, जब मेन फंक्शन के अंदर हम लोग आते हैं तो देख रहे हैं क्या कि एक यहाँ पे बनाया जा रहा है ऑब्जेक्ट जो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। देखिए एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का भी हम लोग एरे बना सकते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल हम एक लाएंगे जिसमें एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा बता देंगे। हम लोग जो सिंपल एक वेरिएबल बनाते हैं, एक सिंपल एरे बनाते हैं, तो जैसे हम लोग एरे बनाते हैं ठीक उसी तरह से ऑब्जेक्ट का भी एरे बना सकते हैं। तो देखिए एक तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना है, एरे का ऑब्जेक्ट बना है, ठीक है, मतलब सॉरी ऑब्जेक्ट का एरे बना है, लेकिन न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करके बना है। आप बोल सकते हैं कि डायनेमिकली इसको बनाया जा रहा है। जब न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ पे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जब होता है तो उस समय एक पॉइंटर वेरिएबल का मदद लेते हैं हम लोग उस मेमोरी को स्टोर करने के लिए। अब जब आप डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करते हैं न्यू ऑपरेटर के द्वारा, तो इसे आपको डिलीट करना पड़ता है। मतलब अगर आप खुद से डिलीट नहीं कीजिएगा तो डिलीट नहीं होगा, मेमोरी में उसी तरह से बचा रह जाएगा। तो ऐसा कहा जाता है जब भी आप कोई मेमोरी क्रिएट करें, डायनेमिकली कोई मेमोरी एलोकेट करे, तो जब काम खत्म हो जाए तो लास्ट में उसे डिलीट कर दे। तो यहाँ पे डिलीट तो किया जा रहा है, लेकिन डिलीट केवल ए को किया जा रहा है।
तो इस समय ये डी इसका सही आंसर होगा। सेगमेंटेशन फॉल्ट एक एरर आ जाएगा। एरर क्यों आएगा इसको समझिए। आप यहाँ पे ए को डिलीट कर रहे हैं, नहीं, पूरा एरे को आपको डिलीट करना होगा। ए को डिलीट कीजिएगा तो बस एक बेस एड्रेस डिलीट हो जाएगा, लेकिन बाकी बच जाएगा, तो फिर वो एरर दे देगा। इसको डिलीट करने के लिए आप ऐसे लिखते हैं, डिलीट, ऐसे करके आपको लिखना होगा, मतलब एरे का सिंबल आप दिखा दीजिएगा तो यहाँ पे सही हो जाएगा। तो मतलब अगर ये वाला लाइन को ऐसे लिखा जाए तो आपका प्रोग्राम रन कर जाएगा। और इस सूरत में देखा जाए तो डी इसका सही आंसर होगा। आइए अब हम लोग 18 नंबर पढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है करेक्ट सिंटेक्स फॉर डिक्लेयरिंग एरे ऑफ पॉइंटर्स ऑफ इंटीजर्स ऑफ साइज 10। यहाँ पे देखिए एक एरे बनाया जा रहा है इंटीजर टाइप के लिए, लेकिन थोड़ा सा और ट्विस्ट है। इन पॉइंटर का पॉइंटर बनाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए पॉइंटर का पॉइंटर जब बनाया जाए, जब पॉइंटर का पॉइंटर बनाया जाए तो उस समय आपको इस सिंटेक्स को फॉलो करना होगा, ठीक है, डबल स्टार लगाकर। और एरे बनाना होगा तो आपको ठीक ऐसे लिखना होगा। हालांकि न्यू कीवर्ड लगा के यहाँ पे काम किया जा रहा है, डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करने की कोशिश की जा रही है, तो न्यू कीवर्ड को लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये बी इसका सही आंसर होगा। इसका सही आंसर होगा बी, ठीक है। यहाँ पे 10 लेंथ का एक एरे बनाया जा रहा है जो कि वैल्यू न रख के किसी वेरिएबल का एड्रेस ही इसमें स्टोर करेगा, ठीक है। और फिर मतलब कि और इसका एड्रेस एक ARR वेरिएबल में रखा जा रहा है जो कि पॉइंटर टू पॉइंटर टाइप होगा, ठीक है। चलिए यही इसकी कहानी थी। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर पे। 19 नंबर में आते हैं, कह रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। यहाँ पे आपको आउटपुट दिखाना है, इस कोड का आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल किया गया है। कंस्ट्रक्टर हम पढ़ा देंगे, हालांकि हम जब स्टेट की तैयारी करा रहे थे तो शायद उस समय पढ़ाए हुए थे, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से बीपीएससी तैयारी के लिए हम पढ़ा देंगे। तो कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बनाया जा रहा है, ए में वैल्यू डाला जा रहा है 5, कंस्ट्रक्टर के थ्रू ए को असाइन किया जा रहा है, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। लेकिन एक यहाँ पे फॉल्ट है, कंस्ट्रक्टर को आप हमेशा पब्लिक सेक्शन में बनाइए। कंस्ट्रक्टर बनाने का नियम में ही ये चीज मेंशन किया रहता है कि कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक सेक्शन में बनाया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट का चर्चा नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट क्लास के अंदर जो कुछ हो रहता है वो प्राइवेट हो जाता है। तो यहाँ का कंस्ट्रक्टर प्राइवेटली डिक्लेयर किया गया है, जो कि रन नहीं करेगा, एरर दे देगा, कंपाइल टाइम एरर दे देगा। 20 नंबर, यहाँ पे भी आपको आउटपुट दिखाना है। तो आउटपुट देखिए, यहाँ कंस्ट्रक्टर नहीं है, डिस्ट्रक्टर डायरेक्ट बनाया गया, तो बना सकते हैं, बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पे देखिए क्या करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे मेन फंक्शन में डायरेक्ट हम आते हैं। एक एक ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है जो कि डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन के द्वारा बनाया जा रहा है, ठीक है, सही बात है। दूसरा भी ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है जो डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन के द्वारा बनाया जा रहा है, ये भी बात सही है। लेकिन इसको डिलीट नहीं किया जा रहा है, जबकि हम इससे जस्ट पहले बताया है कि जब भी डायनेमिक मेमोरी एलोकेट आप करें तो जब काम खत्म हो जाए तो डिलीट कर दे। तो मेन फंक्शन में लास्ट में आपको डिलीट कर देना चाहिए, जो कि आपने नहीं किया है। तो जब आपने डिलीट नहीं किया है तो डिस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा। डिस्ट्रक्टर उस सूरत में कॉल होता है जब वो ऑब्जेक्ट डिलीट होता है। जब वो ऑब्जेक्ट डिलीट होता है तब जाकर डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो ना ही ऑब्जेक्ट डिलीट होगा, ना ही डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, ना ही ये मैसेज स्क्रीन पे आएगा। तो यहाँ पे आउटपुट की तरफ कुछ नहीं आएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर हैज लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी। तो एरे एलिमेंट एक्सेस, ये जो ऑपरेटर है ना ये वाला, इसका लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी होता है। अब 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कैन बी यूज्ड विथ पॉइंटर। पॉइंटर के साथ आप प्लस माइनस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब प्लस मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही अलाउ है पॉइंटर के साथ, बाकी कोई अलाउ नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3, जो कि ऑप्शन में नहीं है। कोई बात नहीं है, आप एक ऑप्शन बना लीजिए, ओनली 3 करके, ठीक है, ओनली 3, ठीक है। चलिए 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट स्टैटिक वेरिएबल। देखिए स्टैटिक वेरिएबल के बारे में बात की जा रहा है, तो यहाँ पे सही इसका आंसर हो जाएगा सी, स्टैटिक डाटा मेंबर्स
फंक्शन मतलब स्टैटिक मेंबर फंक्शन समझिए, कैन एक्सेस ओनली स्टैटिक डाटा मेंबर। स्टैटिक मेंबर फंक्शन हमेशा स्टैटिक डाटा को ही एक्सेस कर सकता है, या स्टैटिक कोई दूसरा फंक्शन को ही एक्सेस कर सकता है, नॉर्मल डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। विच डाटा टाइप इज यूज टू रिप्रेजेंट एब्सेंस ऑफ पैरामीटर। जब भी एब्सेंस ऑफ पैरामीटर दिखाना होता है तो हम लोग वाइड डाटा टाइप का यूज करते हैं। 25 आइडेंटिफाई द यूजर डिफाइंड टाइप। देखिए यूजर डिफाइंड टाइप क्लास भी है, इनुमरेशन भी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब यहाँ पे आपको ये रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है, इसमें से आपको और छांटना है, ठीक है, और छांटना है। तो देखिए ये ऑड नहीं कहला है, अब और छांटने के लिए चारों ऑप्शन में विचार करना चाहिए, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इस ये सब प्री डिफाइंड डाटा टाइप है, ठीक है। ये यहाँ पे सब यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है दोनों, और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ये जो भी है ये अब बोल सकते प्री डिफाइंड नहीं है, ड्राइव डाटा टाइप है, ठीक है। ये क्या है? प्री डिफाइंड नहीं है, ड्राइव डाटा टाइप है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी, क्योंकि इसमें प्री डिफाइंड भी है और यूजर डिफाइंड भी है, तो यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन नहीं है, यह मिक्सअप है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। एक ही टाइप का सब नहीं है, मतलब वो अलग अलग टाइप का मिक्स कर दिया। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये आपके लिए मैं छोड़ के जाता हूँ, इसका जो सही आंसर है वो आप कमेंट कर दीजिएगा, देखेंगे हम लोग कौन कौन सही आंसर दे रहा है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू लेकर, कोशिश करते हैं डीबीएमएस का एमसीक्यू नेक्स्ट एमसीक्यू हो। देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।